This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज़ अहमद है। मैं सर साजिद गौरी साहब का स्टूडेंट हूँ और कराची से बिलोंग करता हूँ। कुछ दोस्त हैं मेरे साथ। हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। वीएसए पर पहला फोकस होता है हमारा। हमने पहले अपनी स्टडीज़ वीएसए के ऊपर कंप्लीट करनी होती हैं। उसके बाद जब हम मज़ीद एडवांस स्टडीज़ के ऊपर आना चाहते हैं तो देन हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सेकंड जी। ठीक है, स्क्रीन आ रही है आपके पास? साथ साथ थोड़ा बहुत ना वो यस नो कर दिया करें ताकि। जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ना वेरी वेरी बेसिक से आज ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, वेरी बेसिक से, ताकि सब कुछ ना अलाइंड चलता रहे। हम ऐसा करेंगे कि ऑल्टरनेट डे पे या अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सेशंस करते रहेंगे और इंशाल्लाह एडवांस के ऊपर जाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। साइकोलॉजी जो है वो सर ने बहुत डिटेल से उसके ऊपर बात की हुई है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा उसको मज़ीद थोड़ा सा गहराई में कुछ मिनट्स के अंदर उसको बताना चाहूँगा कि साइकोलॉजी आपकी ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल का पता होना चाहिए कि मेरा फेवरेट ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जिसमें आप बोर हो जाते हो, कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जिनमें आपको साइड इफेक्ट्स ज़्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक है, और कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप बहुत अच्छा फील करते हो और आपके प्रॉफिट भी जनरेट हो रहे होते हैं और वट एवर ना। तो इस वजह से सबसे पहले आपने सब दोस्तों ने ये काम ज़रूर करना है कि अपने आप का एनालाइज करना है। एनालाइज करने से आपको क्या होगा, आपका फेवरेट ट्रेडिंग स्टाइल उसका अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। बहुत से लोग हैं वो लॉन्ग टर्म को पसंद करते हैं, बहुत से लोग हैं वो वेरी लॉन्ग टर्म को पसंद करते हैं, और बहुत से लोग हैं वो शॉर्ट टर्म को पसंद करते हैं। तो वो एक अपना अपना एक स्टाइल है ट्रेड करने का, और जिसमें कंफर्ट लगती है उस स्पेसिफिक बंदे को, उसके हिसाब से वो ट्रेड कर रहा होता है। सबसे पहले ना मैं एक प्लान देना चाहता हूँ सब दोस्तों को। जो दोस्त भी, या अगर ये हमने ग्रुप बनाया या अगर हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं, तो हमें इसकी वजह तो मालूम होनी चाहिए ना। मतलब ये सब कुछ सीखने का मतलब सर साजिद साहब के जो कोर्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके अंदर बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ है मतलब जिसके बाद कुछ सीखने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हम मार्केट प्रोफाइल, डेल्टाज, ऑर्डर फ्लोज, वट एवर कुछ भी, इसको हम बारीकी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल में बताना चाहूंगा कि हम इस तरफ क्यों आ रहे हैं, हम इस तरफ क्यों इसको स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है। ट्रेडिंग देखें, जिस तरह की भी हो, जिस मर्जी फ्लेवर की हो, ठीक है, उनमें ट्रेडिंग के अंदर ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट होता है। ठीक है। अब इसमें आप डिमांड सप्लाई भी ले सकते हो। ठीक है, डिमांड सप्लाई भी ले सकते हो आप, इसको वट एवर कुछ भी किसी भी एंड से लो, लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, ये हर ट्रेडिंग के अंदर, हर फ्लेवर के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, हर फ्लेवर के अंदर इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। लोग जिस तरह की भी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें नाकाम क्यों होते हैं, उसके अंदर वो अपने प्रॉफिट
क्यों कर नहीं पाते, या अगर कर कर लिया प्रॉफिट तो वो दोबारा मार्केट को दे देते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, चीजों को देखने का जो स्टाइल होता है, उसमें कोई ना कोई गलती होती है, ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई उल्टा लिख दिया है मैंने, डिमांड नीचे लिखना था, सप्लाई ऊपर लिखना था, खैर चले। तो या सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है, या वो गलत लगाते हैं, या वट एवर, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से उनके एसएल्स की रेशो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। और एक मखसूस तबका है वो अकाउंट भी वॉच करवा लेता है, ठीक है। हम ये सब कुछ क्यों स्टडी करने वाले हैं? हम इसलिए स्टडी, ये सब कुछ, ये सब मेथड के ऊपर हम स्टडी इसलिए करने वाले हैं कि हमारे जो लगाए गए, जो निकाले गए लेवल्स हों, वो परफेक्ट हों, वो करीब से करीब तर हों, करीब से करीब तर हों, जहां से प्राइस के रिवर्सल का चांस ऐसे आए, ठीक है। इस वजह से हम चीजों को माइक्रो लेवल्स में जाके देखते हैं, चीजों को बारीकी में जाके देखते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा बारीकी में जाते रहेंगे ना, जितना ज्यादा बारीकी में जाते रहेंगे, उतने आपके जो एसएल्स है ना, एसएल्स की रेशो वो कम होती जाएगी। जितना ज्यादा बारीकी के अंदर आपके ये लेवल्स लगे हुए होंगे, आई मीन सपोर्ट रेजिस्टेंस है और डिमांड सप्लाई की पावर है और ऑर्डर फ्लो, ये सब कुछ देखा जाता है, तो उतना आपकी जो ट्रेड है वो बहुत जल्द मिच्योर होगी, और उतना ही आपका टीपी की जो रेशो है वो बहुत बढ़ती जाएगी। ये फर्क होता है अच्छे लेवल्स के अंदर, ठीक है। देखें, एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि प्रॉफिट, अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर जो होगा ना, जिसे कुछ भी नहीं आता, प्रॉफिट वो भी बना लेता है, टीपी उसके भी हिट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें और इन्फॉर्म्ड ट्रेडर जो है उसमें ये फर्क होता है कि इन्फॉर्म ट्रेडर जो है ना, वो पैसे जब कमाता है ना, मार्केट से पैसे बनाता है, तो वो वापस मार्केट को नहीं देता, वो उसका विड्रॉ करवाता है, अपना अपनी लाइफ में यूटिलाइज करता है उन पैसों को। और जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर है, वो पैसे कमाता है, टीपी हिट करता है, प्रॉफिट बनाता है, लेकिन 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन के बाद वो वापस मार्केट को दे देता है। तो हम ऐसे लोगों की लिस्ट में आना चाहते हैं कि जो पैसे बनाएं और वापस मार्केट को ना दे दें, ठीक है। इस वजह से हम इतना डीप डीप जाके चीजों को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वजह है, ये मैंने आपको वजह बताई है कि हम लोग इन मेथड्स के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी एक और बात, मैं आपको एक साथ में एक प्लान देना चाहता हूं। प्लान ये है, कोई भी दोस्त जरा माइक ऑन करके मुझे बताएं कि जॉब में और बिजनेस में जब आपके पास दोनों चॉइस अवेलेबल हो, तो आप किसको प्रेफर करोगे? बिजनेस। बिजनेस को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिजनेस करने के लिए आपके पास सरमाया होना जरूरी है? जी बिल्कुल। नहीं, जरूरी नहीं है। कैपिटल किसी और का भी हो सकता है, आपके पास बिजनेस प्लान हो तो उसके बगैर भी हो सकता है। अच्छा, दो ऑप्शन मिलते हैं बिजनेस, जब आप ये चॉइस कर लेते हैं कि यार मुझे बिजनेस के लिए जाना है, ठीक है, तो दो ऑप्शंस होते हैं कि क्या आपके पास बिजनेस करने का सरमाया है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, ठीक है। और जो कामयाब बिजनेस होता है ना, जो कामयाब मतलब आप जो बड़ी बड़ी मिसालें देख लें, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान की मिसाल है या अब्रॉड में किसी का भी,
वो उन्होंने कभी भी अपने कैपिटल से काम नहीं किया, अपना कैपिटल यूज नहीं किया, हमेशा उन्होंने क्या किया, बोरो किया। आई मीन जिसे स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, वहां से शेयर्स की आप उसमें ले सकते हैं, या कैपिटल जो है ना वो दूसरों का, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका यूटिलाइज करते हैं। तो आप ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर आप बिजनेस तो करना चाहते हो, लेकिन इस दो सिनेरियो में से आप किसको प्रेफर करोगे? इन दोनों सिनेरियोस में से पहला सिनेरियो ये है कि क्या आपके पास अपने कैपिटल से आप काम करना चाहोगे, या बगैर अपने अपने कैपिटल के अलावा किसी और के कैपिटल से, आप इन्वेस्टर्स के कैपिटल से काम करना चाहोगे, आपकी यानी कि इन्वेस्टमेंट अपनी ना हो। प्लीज बताएं मुझे इन्वेस्टर कैपिटल। इन दोनों में से कौन। इन्वेस्टर्स कैपिटल। इन्वेस्टर, अच्छा। इन्वेस्टर का बाकी सब दोस्त इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल, इन्वेस्टर का ही पैसा बिल्कुल। यूज करना बेहतर है, क्योंकि ठीक है, उसमें जो है ना बेसिकली आपको एक तो रिस्क आप पे नहीं होता, और दूसरा सीखने का चांस मिलता है कि अगर फ्यूचर में आप अपने अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहो, तो आप उसमें जो है ना मिनिमम रिस्क के साथ जो आपने दूसरे इन्वेस्टर के अमाउंट से सीखा है, कैपिटल को ग्रो करके सीखा है, वही एक्सपेरिमेंट्स आप अपने कैपिटल पे इम्प्लीमेंट करके उसको ग्रो कर सको। मेरे लिहाज से ये है वजह। ठीक है। या इन केस आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, या एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, लेकिन अपने आप को ग्रो अप करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपके पास कैपिटल मौजूद नहीं है, देन भी आप इस सिनेरियो को इस्तेमाल कर सकते हो कि आप इन्वेस्टर्स के पास जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो वो इन्वेस्टर आपको कैपिटल क्यों देने पर तैयार होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो। नहीं, वो अपना कैपिटल क्यों देगा आपको? आप तो उसको बोल रहे हो कि भाई ये कारोबार करना है, मुझे ये करना है, लेकिन मुझे आपका कैपिटल चाहिए। वो आप में क्या, क्यों आपको देगा? आई मीन आपको क्यों कैपिटल देगा वो अपना? बेसिकली आपका जो प्लान देखेगा, आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इन आप दी एंड आपकी आप काबिलियत, अचीव क्या आपकी कर रहे काबिलियत, हो। ये ठीक है, आपका हुनर, आपकी काबिलियत को देखकर फिर वो आपको अपना कैपिटल दे सकता है, ठीक है। तो साबित क्या हुआ कि कामयाब होने के लिए फिर दो चीजें होगी ना, या तो काबिलियत आप में होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा ही है। तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि अपने पैसे से कारोबार जो है ना नहीं करते हम फिर अगर अपने पैसे को हम माइनस कर देते हैं, तो फिर हमें क्या चाहिए? काबिलियत चाहिए, ठीक है, हमें हुनर चाहिए फिर, कि हम उस जो भी हमारा पर्पस है, जो भी प्रपोजल है, हम उसके अंदर परफेक्ट हों, हम में इतनी काबिलियत हो कि हम उस काम को परफेक्टली अंजाम दे सकें, ठीक है। तो इस वजह से हम एडवांस स्टडीज करते हैं ताकि हमारी काबिलियत बढ़े। प्रपोजल ये है कि जब आप सब दोस्त अपनी काबिलियत के ऊपर फोकस करोगे, अपनी काबिलियत बढ़ाने पर फोकस रखोगे, स्टडीज के ऊपर फोकस रखोगे, डीप नॉलेज लेने पे फोकस रखोगे, कैपिटल जो है ना, कैपिटल वो आपके पीछे पीछे आएगा। आप यकीन करो, यकीन जानो कि कैपिटल इतना पड़ा हुआ है मार्केट में, इन्वेस्टर इतना पड़ा हुआ है जो आपको पैसा देने के लिए तुला हुआ है। मेरी 3 दिन पहले एक दोस्त कराची के अंदर ही होते हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो बता रहे थे कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग की फील्ड में हूँ, और मैंने एक दो ग्रुप रखे हुए हैं जिसके अंदर सारे के सारे इन्वेस्टर हैं, और 3 से 4 इन्वेस्टर ऐसे हैं
जो ये कह रहे हैं कि यार जिस दिन तुम ट्रेडिंग सीख जाओगे ना, उसी दिन हमसे ना जितना मर्जी कैपिटल उठा लेना, ठीक है। तो इस वजह से कैपिटल बहुत है मार्केट में, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और अकाउंट्स, ये वो जो भी आप वर्ड यूज कर, वो बहुत ज्यादा है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ महारत चाहिए, हमको क्या करना है, हमें हुनर चाहिए, ठीक है। हमको अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी है कि हम उस कैपिटल को ले सकें और उसके बाद उस पर अच्छी ट्रेड करें और प्रॉफिट जो है जनरेट करें, और बड़े कैपिटल के साथ अच्छा प्रॉफिट बना सकें, ठीक है। एक ये भी चीज मैंने आपको क्लियर की। अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजी की बात पे आते हैं। मैं ये थोड़ा सा ये ना बैकग्राउंड बना रहा था ताकि ये सब बातें इकट्ठी करके एक जगह पे जब जमा हो जाएंगी ना सारी, देन आप एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच जाओगे। साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैं नहीं जाता। साइकोलॉजी देखें, जो सिर्फ बताना चाहता हूँ वो इतना सा है कि कोई भी दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप में से कोई दोस्त 1 साल से ट्रेड कर रहा है, कोई दोस्त 2 साल से कर रहा है या 6 माह से कर रहा है या वट एवर, किसी भी बैकग्राउंड के साथ वो मार्केट में आते हैं और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, फर्ज करो कि आप 2 साल से ट्रेड कर रहे थे, 2 साल से ट्रेड आप कर रहे थे वट एवर, किसी भी मेथड में, ठीक है। किसी भी अच्छे ट्रेडर थे या बुरे ट्रेडर थे या वट एवर कुछ भी थे, आपने मिसाल के तौर पे 2 साल से आप ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो ये 2 सालों का अगर पैसा कमाया या नुकसान किया उस बात को छोड़ दें, आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपकी साइकोलॉजी जो है ना वो बिल्ड हो चुकी होगी। जो भी आप करते रहे, जो भी आप करते रहे, लॉस करते रहे या प्रॉफिट करते रहे या प्रॉफिट करके मार्केट को देते रहे या वट एवर कुछ भी किया, लेकिन इन 2 सालों का जो इम्पैक्ट आपके माइंड में, आपकी साइकोलॉजी बन के, और वो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बन चुकी है, ठीक है। या 1 साल की मिसाल ले लें, जब भी किसी भी टेन्योर के अंदर आप उसकी इसको एज लेके ऐसे लेंगे कि वो आपके दिमाग के ऊपर एज अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रही होती है, वो चीज आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी होती है वो चीज। और जब भी आप, अच्छा अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं। अगर तो इन 2 सालों के अंदर आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छी ट्रेडिंग की, देन आप यहाँ पे क्यों हैं, मेरे साथ क्यों हैं आप? अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, देन आप मेरे साथ क्यों हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये कि अगर फर्ज करें कि अगर 2 साल के अंदर आपने वट एवर कुछ भी किया, लॉसेस किए या प्रॉफिट बनाया और गवा दिया या कुछ भी किया, तो फिर भी आप मेरे साथ क्यों हैं? दोनों सिनेरियोज के अंदर क्वेश्चन ये है कि आप मेरे साथ, आई मीन मेरे साथ होने का मतलब ये कि आप अगर मार्केट प्रोफाइल को सीखने की बात कर रहे हैं या अगर आप किसी भी एडवांस मेथड पे आने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको, जी जी बताइए। अपनी वैल्यू बनाने के लिए और स्किल्स सीखने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला काम उसके लिए ये करना होगा कि ये जो 2 साल का टेन्योर था आपका, और उसके अंदर ये जो आपका इम्पैक्ट आया हुआ था, उस टेन्योर के अंदर किए गए काम का जो इम्पैक्ट आया हुआ था, जो एक स्ट्रॉन्ग एक ब्लॉक सा बना हुआ होता है आदमी के दिमाग में कि नहीं ऐसे, मतलब वो एक अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी होती चीजें। सबसे पहले क्या करना होगा, इस साइकोलॉजी को चेंज करना होगा, ठीक है। इस साइकोलॉजी को चेंज करने की जरूरत होगी। अब उसकी वो कैसे चेंज हो सकती है, वो सर ने अपनी क्लासों में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। आप
शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से बात कर सकते हैं, वट एवर कुछ और इसके साथ साथ आप अगर गूगल यूट्यूब करें तो आपको बहुत सारा मवाद इसमें मिल जाएगा कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे बेहतर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जो बंदा ये काम करने में नाकाम रहा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो था उसका प्रीवियस, ये काम करने में जो बंदा नाकाम रहा, वो न्यू मेथड नहीं सीख पाएगा, वो नहीं कामयाब हो सकेगा। ठीक है, वो उसमें वो सीख भी लेगा ना, वो सीख भी लेगा तो भी उसके अंदर वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, सर ने बहुत अच्छे से ये चीज बताई हुई है कि ट्रेडिंग के अंदर 50%, मैं सर ने 50% कहा हुआ, मैं उसको 60% कहता हूं। मतलब जिस बंदे की साइकोलॉजी नहीं है ना, वो ट्रेडर नहीं है, मेरे ये अल्फाज हैं। मैं यहां तक मैं साइकोलॉजी के ऊपर बिलीव करता हूं कि आपकी साइकोलॉजी को अच्छा होना कितना जरूरी है। खराब साइकोलॉजी के साथ कभी भी दुनिया के अंदर एक भी ट्रेडर नहीं है जिसने प्रॉफिट बनाए हो या सक्सेस ली हो खराब साइकोलॉजी के साथ। इस वजह से मैं इसको 60-70% तक मैं इसको साइकोलॉजी को एक वो देता हूँ, नंबर देता हूँ कि जिस बंदे की साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, वो चाहे जो मर्जी, मतलब उसको अगर तावीज बना के और उसका पानी भी पिला देना स्ट्रेटेजी का, ठीक है, तब भी वो बंदा प्रॉफिट नहीं कर सकता है। ये मेरे अल्फाज आप नोट कर लें, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये वट एवर कभी भी आपको याद जरूर आएंगे। इसलिए सबसे पहला जो प्रैक्टिस है, सबसे पहला जो फोकस है, वो साइकोलॉजी को बेहतर कराने पर, आई मीन बेहतर करने के अंदर, ठीक है, आपने इसके ऊपर भी एफर्ट करनी है कि आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो दिन ब दिन। अच्छा, ये एकदम से नहीं होती, साइकोलॉजी को बेहतर करना ये एक खासा मुश्किल काम है, एकदम से नहीं होती। इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना होती है। डॉक्टर मोइज कराची के एक माइंड साइंस, आई मीन माइंड प्रोग्रामिंग साइंसेज इंस्टीट्यूट है, उसके चेयरमैन हैं और उसके फाउंडर हैं। उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, तकरीबन इस बात को भी कोई 1 महीना शायद हो गया हो। मैं उनसे फिजिकली उनको पे किया, उनके 15 मिनट मिले मुझे। उन्होंने यानी कि कहा कि जी आप इतनी फीस के अंदर 15 मिनट से ज़्यादा आप मेरे से बात नहीं कर सकते। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने क्वेश्चंस वगैरह हर चीज़ ना राइट डाउन की, और मैंने जाते ही ना शुरू हो गया मशीन की तरह। मैंने कहा जी 15 मिनट के अंदर मैंने आपसे 1 घंटे की बातें कर लेनी है। तो वो पहले ही, मतलब जाते ही मैंने ये बात की ना उनसे, तो वो हंसने लग गए, कहते अच्छा बैठे यार, बैठ जाए आराम से। तो वो उनसे मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने मुझे 2-3 मेथड बताए। सब मैंने सबसे पहले एक बात की थी उनसे, फोकस को कायम रखने की, कि फोकस कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने एक मेथड मुझे बताया था, उसे कहते हैं कैंडल बर्निंग, या कैंडल का इस तरह का मेरे पास लिखा हुआ है, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा वो देख के ना। तो उसमें वो मोमबत्ती जला के उसको देखा जाता है 15 से 20 मिनट तक। मतलब इस तरह की 3-4 उन्होंने मुझे चीजें बताई। और क्षमा क्षमा भी नहीं बोलते हैं उसको, ये वो टेलीपैथी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसकी बेसिक एक्सरसाइज है। हाँ, कोई इस तरह का, वो नाम एक्चुअली पूरा मुझे ज़हन में नहीं है। तो ये डेली करने को मुझे बोला उन्होंने, ठीक है। तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया और उसकी वजह से मेरी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होगी दिनों के अंदर। तो ये साइकोलॉजी जो बेहतर करना जो है ना, ये एक्चुअली एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, और इसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है। बातें असल में बहुत लंबी होती जा रही है, सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा इसका मतलब है। तो अ, बाज लोग होते हैं, मैंने ऐसे दोस्त देखे हैं कि वो ना कहीं से भी ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, कहीं से भी ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, और उसको होल्ड कर लेते हैं छोटे वॉल्यूम के साथ। फर्ज करें कि ये एक लेवल था,
मार्केट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, वट एवर कुछ भी, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ से उन्होंने बाय ले ली, इस लेवल से उन्होंने बाय ले ली, ठीक है, और मिसाल के तौर पे 0.01 के लॉट के साथ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मार्केट चलती चलती ये प्रॉफिट में भी आई, लेकिन नहीं उन्होंने बंद की और नीचे आ गई, नीचे आती आती ऐसे आती गई और एक अच्छा खासा अरसा उसने नीचे गुजार दिया। और वो लोग क्या करते कि वो ट्रेड को एसएल नहीं लगाते, एसएल नहीं लेते, ठीक है, और ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और ट्रेड को चलने देते हैं यहाँ तक कि कभी ना कभी, देखें करेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा हेजिंग कह लें, रेंज रेंज जो है ना बहुत ज्यादा होती है। तो जहां से मर्जी आप ट्रेड लगा लेना, वो कभी ना कभी महीने बाद 2 महीने बाद घूम घुमा के उधर आ ही जाती है, ट्रेड को पॉजिटिव वो कर ही देती है, ठीक है। तो ये अगर मैं ये सब चीजें आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूं, अगर एक बंदा यही वाली प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई है, यही प्रैक्टिस अगर 6 महीने तक करता रहा, भले उसने प्रॉफिट भी बना लिया, भले उसने कुछ भी कर लिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उसकी साइकोलॉजी बिल्ड हो गई, उसकी साइकोलॉजी ये बिल्ड हो गई कि यार मैं ट्रेड को जहां से मर्जी लगा लूं तो वो घूमती घुमाती आ ही जाएगी फेवर में, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग, ये ये कोई ट्रेडिंग का तरीका नहीं है। और इसके इम्पैक्ट ये होते हैं कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है, खराब होती 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 बहुत, इवन के अकाउंट वॉश होना भी एक सवाब का काम समझते हैं कि यार वो यार अकाउंट वॉश हो गया। तो जब इस इम्पैक्ट को रिमूव करना होता है ना, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट, थोड़े से मिनट्स के अंदर मैं आपको ना मनी मैनेजमेंट का थोड़ा सा बता देता हूँ। हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको मनी मैनेजमेंट का तरीका बताता हूँ। सर ने बहुत ब्रीफ बताया हुआ उसमें, ठीक है। मतलब हमको क्यों फायदा होता है ज्यादा, ये बताना चाह रहा हूँ। ये कुछ लेवल है, ठीक है, प्राइस आती है और क्रॉस करके नीचे जाती है, आप यहाँ से सेल में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। प्राइस ऐसे घूमती है, घूमती घुमाती फिर ऊपर जाती है, ठीक है, और यहाँ से सेल में एंटर हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये 3 लेवल होंगे तो जो बंदा सेल में यहाँ पे एंटर होगा, इस जगह पे जो भी बंदा सेल में एंटर होगा, इसका एसएल कहाँ जाएगा, इस जगह पे, क्योंकि उसने सपोर्ट्स या रजिस्टर्स के ऊपर ही रखना होता है ना, जहाँ पे 2 3 4 इकट्ठी सपोर्ट रजिस्टर्स आ रही होती हैं। तो हर बंदा, ये कॉमन कॉमन प्रैक्टिस है कि वो सपोर्ट रजिस्टर्स के ऊपर ही एसएल रखता है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह घूमती घुमाती नीचे गई, थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, ट्रेड बंद नहीं हुई और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। एक और बंदा यहाँ पे एंटर होता है, एक और बंदा यहाँ पे एंटर हुआ और सेल लगा दी, ठीक है। उसने भी अपना एसएल यहाँ पे रख दिया, क्योंकि इसके ऊपर कोई एरिया ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली। अच्छा, इसका टीपी अब ये लगा हुआ है, फर्ज कर लो जी कि टीपी इन सबका यहाँ पे है, ये वाला एरिया, तो प्राइस चलती घूमती घुमाती यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और एक ग्रुप आता है और वो फिर यहाँ से सेल मारता है, इस लेवल से सेल लगाता है, ठीक है, और वो भी अपना एसएल यहीं पे रखेगा, मार्केट ऐसे जाती है, ठीक है। तो कोई दोस्त मुझे बताएं कि ये 3 बंदों ने सेल लगाई थी, इनमें से जो सेल की ट्रेड है, किसकी सबसे अच्छी ट्रेड है, किस बंदे की सबसे अच्छी ट्रेड लगाई उसने, टॉप रेजिस्टेंस के साथ जिसने सेल किए, जिसने जिसने क्या हाँ, किया, जिसने ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस के साथ सेल किया,
ये भी रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्टेंस थी, और ये भी रेजिस्टेंस है। इसका रिस्क बहुत कम है। हाँ, इन 3 रेजिस्टेंस के अंदर ये फर्क हो सकता है कि ये एक वीक रेजिस्टेंस हो, ये वाली रेजिस्टेंस एक वीक रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और ये वाली रेजिस्टेंस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये वेरी स्ट्रॉन्ग हो। ये इनमें फर्क हो सकता है। तो ऑब्वियसली सब दोस्त मेरे ख्याल में यही कहना चाहते होंगे कि जिसने वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से ट्रेड ली वो उसकी ट्रेड सबसे अच्छी थी, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूं। ये तो इस पिक्चर में नजर आ रहा है ना कि इसकी भी ट्रेड मैच्योर तो हुई, टीपी तो हुई, अगर यहाँ पे आ जाती है इसकी भी ट्रेड टीपी तो हो गई। अब ये भी बंदा उछलेगा तो सही कि भाई टीपी मारा मैंने, लेकिन क्या आप इसे अच्छी ट्रेड कहेंगे? जवाब दें। नहीं। नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही ट्रेड, इस बंदे की रिस्क टू ट्रेड रिवॉर्ड ने, बहुत है। हाँ, इस बंदे की ट्रेड ने भी टीपी किया, ठीक है, लेकिन इस ट्रेड को भी हम इतना अच्छा नहीं कहेंगे, हम सबसे अच्छा इस ट्रेड को कहेंगे। इस जहां आई मीन जिस बंदे ने यहां से ट्रेड लगाई सबसे अच्छी ट्रेड हम इस वाले बंदे को कहेंगे यार कि इसने अच्छी ट्रेड लगाई है, ठीक है। तो ये सब चीजें हर कोई देख रहा होता है, ये चीजें स्मार्ट मनी भी देख रही होती है, ये चीजें फाइनेंशियल्स जो बैठे हुए बड़े बड़े ये सब ये चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार एक बंदा कहाँ से एंटर हो रहा है मार्केट में, कहाँ पे एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक और वे से समझाता हूँ। अगेन ये वाला जो बंदा था इसका एसएल कितना बड़ा गया, फर्ज कर लें कि ये 30 पिप का था, और ये जो टीपी बना इसका, ये टीपी इसका फर्ज कर लें कि 60 कर लें, फर्ज करें, ठीक है। तो इसी सिनेरियो के अंदर जो ये वाला जो ये ट्रेड थी सेंटर वाली, इसका आप लगा लें, इसका जो एसएल है वो बना 20 पिप, ठीक है, और इसका जो टीपी बना फर्ज कर लें कि वो 70 पिप बना, ठीक है, और इसका जो सबसे अच्छी ट्रेड थी इसका एसएल बना 10 पिप का, ठीक है, और इसका टीपी बना 80 पिप का। अब मैं इसको ना आपको बताता हूं कि इसमें मैं आपको एक्चुअली समझाना क्या चाह रहा हूं कि अच्छी ट्रेड करना जरूरी क्यों है। अच्छा, 30 जो पिप वाला बंदा था, ये एक ना सर ने एक्सेल की फाइल दी हुई है कोर्स के साथ हमें, ठीक है। फर्ज करें कि 50,000 का अकाउंट था, ठीक है, और स्टॉप लॉस उस बंदे का 30 पिप का बन रहा था, ठीक है। उसका लॉट का साइज देखें, लॉट का साइज 1.6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है सेशन ना, खैर अच्छी बात अगर समझ में आ जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। नहीं सर, बेहतरीन जा रहा है सेशन, आप कंटिन्यू रखें, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसका लॉट का साइज बन रहा है 1.66, ठीक है,
इस बंदे ने अच्छा 1% ही रिस्क लिया। अब देखें मेरी बात, अब बंदा तो नाचेगा, वो तो कहेगा जी मैं सबसे अच्छा ट्रेडर हूं क्योंकि मैंने 1% रिस्क लिया। इस बंदे ने भी 1% रिस्क लिया, ठीक है, 1.66 की लॉट इस्तेमाल की, ठीक है, और इसकी ट्रेड टीपी भी हुई। तो क्या कोई इसको गलत कह सकता है? नहीं कह सकता। लेकिन जो इन्फॉर्म ट्रेडर होगा, जिसको ऑलरेडी पता होगा इन सब चीजों का, वो जरूर इसको गलत कहेगा क्योंकि उसका लेवल ठीक नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये 1.66 की लॉट लगाता है और 60 पिप ले रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि $500 की प्रॉफिट बना रहा है, एक ट्रेड के अंदर $500 प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बंदे की मिसाल ले लेते हैं कि इसकी जो है 20 पिप की हम ले लेते हैं, एसएल जो है इसका 20 पिप का। इसका देखिए लॉट साइज क्या बना, 2.5 2.5 इसका लॉट साइज बना। अब ये बंदा भी 1% के साथ ही चल रहा है। अब ये कहीं से भी मार नहीं खा रहा है, मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, ठीक है। 1% के साथ इसने 2.5 की लॉट मारी, ठीक है। अब यहां से इसकी ट्रेड यहां से थी, तो इसका जो टीपी होगा, अगर इसका 500 बन रहा है, इस बंदे का 500 बन रहा है, तो इसका कोई 750 बनेगा या नहीं, बताएं। करीब करीब मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली फिगर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। चूंकि ये ऊपर से ट्रेड ले रहा है, तो इसका टीपी के अंदर जो इसको प्रॉफिट, अच्छा एक तो ये इसने ऊपर से ट्रेड ली और ऊपर से और साथ में एडिशनल इसका लॉट का साइज बढ़ गया। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। दो फायदे हुए, एक तो उसको टीपी देखें, इस सिनेरियो के अंदर जो भी बंदा जहां से भी एंटर होगा, उसका टीपी यहाँ पे ही होना है, क्योंकि इसके नीचे जरूर कोई बड़ा सपोर्ट था, ठीक है। तो टीपी एक ही जगह पे होगा और एसएल एक ही जगह पे होगा। इस पूरे सीन के अंदर जो सीन जनरेट किया मैंने, अगर फर्ज करें कोई बंदा यहां से भी एंटर हो जाता है ना, इस लेवल से एंटर होता है, तो इसका एसएल यहाँ पे जाना है, इसका एसएल इस जगह पे ही आएगा और इसका टीपी इस जगह पे ही आएगा, ठीक है। तो इस बंदे ने, इसका क्या हुआ, एक तो 2.5 की लॉट इसको मिल गई, यानी कि इस बंदे से बड़ी लॉट, इसकी लॉट क्या थी 1.66, ठीक है, इससे बड़ी लॉट मिली और इसको पिप भी ज्यादा मिल गए, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इसको $750 का प्रॉफिट होता है, इसको जब टीपी होती है तो $750 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और इस बंदे की बात कर लेते हैं कि इस बंदे का एसएल कितना था, 10। इसको क्या लॉट साइज मिलती है 5 की, 1% के साथ। एक्सेल की शीट ये बता रही है कि 50,000 का अकाउंट हो और एसएल आपका 10 पिप का हो, तो आप 5 की लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सोचें जरा कि इसने रिस्क कितना लिया, सिर्फ छोटा सा। अच्छा, ये भी 1% के ऊपर है, और इसका जो इसको रिवार्ड मिला वो कितना बड़ा मिला, यानी कि अगर ये 750 है ना, तो ये कैलकुलेशन भी कर लें तो ये तकरीबन 1200 बनेगा, करीब करीब 1200 बनेगा। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ रही है सबको कुछ, थोड़ा सा हाँ ना करते रहे। बिल्कुल सर, जबरदस्त सर। जी सर। तो अच्छे लेवल से ट्रेड लेने का फर्क मैं बता रहा हूं आपको। ट्रेडें सबकी टीपी हो गई, ट्रेडें सबकी तीनों की टीपी हुई, रिस्क जो है तीनों ने 1% लिया, किसी ने भी 2% रिस्क नहीं लिया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया। लेकिन अच्छा, पैसे भी तीनों ने कमाए, हर लिहाज से पकड़ लें तो तीनों में गलत कोई नहीं था। लेकिन हम फिर भी इस बंदे को अच्छा क्यों कह रहे हैं, इस बंदे को अच्छा क्यों कह रहे हैं, इसका मुझे जवाब दें कोई। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। हाँ, इसका जो रिस्क रिवॉर्ड, इस बंदे को हम रिस्क इसलिए कम है, अच्छा, रिवॉर्ड ज्यादा सॉरी, कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। नहीं, अच्छे वो लेवल तो से। अच्छे लेवल से इसने सेल की थी। रिस्क रिवॉर्ड तो
ऑटोमेटिकली बढ़ना ही था जब आपने किसी अच्छे लेवल से, अब वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल से आपने ट्रेड में एंटर हुए, तो रिस्क रिवॉर्ड तो ऑब्वियसली बढ़ना है, वो तो आपका एक एडिशनल वो है, ठीक है, एडिशनल आपको एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि लेवल्स की कितनी बड़ी अहमियत होती है। अच्छे लेवल को ढूंढना, अच्छे लेवल को निकालना, उससे कितने फायदे हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्चुअली ये समझाना चाह रहा हूं। देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सबके टीपी हो गए, सबने पैसा बनाया, सबने रिस्क 1% ही लिया, ठीक है। तो हम इस बंदे को क्यों अच्छा कह रहे हैं, इसको क्यों हम बुरा कह रहे हैं, या इसको क्यों बुरा कह रहे हैं, हम इस बंदे को क्यों अच्छा कह रहे हैं? वो इस वजह से कि इस बंदे ने एक बहुत अच्छे लेवल से ट्रेड किया, इस वजह से। अच्छा, ये तो आपने फायदा देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। ये तो आपने फायदा देख लिया ना कि कितना फायदा उसका बढ़ गया। एक और भी फायदा बताऊं आपको, एक और फायदा, वो फायदा ये है कि फर्ज करें ये ट्रेड इन्वर्ट चली जाती, अगेंस्ट चली जाती, तो इस वाले बंदे का कितना नुकसान होता। इसने 30 पिप के अंदर 1.66 की लॉट होती और 30 पिप होते, तो लेट्स से $40 का नुकसान किया। इस बंदे ने $40 का नुकसान किया। इस बंदे का, सेंटर वाला जो बंदा है, इस बंदे का एसएल था 20 पिप के ऊपर, ठीक है। इसकी लॉट साइज चूंकि बड़ी थी, तो इसका भी 40 का ही होगा, क्योंकि इसकी लॉट साइज बड़ी थी, ठीक है। अच्छा, इस जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसका भी लॉट साइज, तो इसका भी तकरीबन कुछ 30 के करीब बनेगा, क्योंकि इसके पिप बहुत थोड़े हैं। इसके जो 10 पिप है ना, तो इसमें तकरीबन कुछ $31 इसका लॉस बनेगा। तो ये दूसरा फायदा होता है अच्छे लेवल से ट्रेड करने का, कि आपका जो एसएल होता है वो बहुत छोटा हिट होता है, ठीक है। जी सर। जी सर। सर अच्छा, हम एडवांस को इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हम अच्छे लेवल ढूंढ सकें, अच्छे लेवल निकाल सकें। मार्केट प्रोफाइल को हम इसलिए स्टडी करते हैं। इतना सब कुछ समझाने का जो मकसद था, ये था कि हम मार्केट प्रोफाइल को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो ये मकसद है कि जो मार्केट प्रोफाइल हमें लेवल्स दे रही होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, वो एक ऑथेंटिक लेवल्स होते हैं। वहां से रिवर्सल्स जो होता है वो एक परफेक्ट होता है, और वहां से अगर ट्रेंडिंग भी चले, देन वो भी एक परफेक्ट ट्रेंडिंग होती है। तो समझ में आया आपको कि हम मार्केट प्रोफाइल को क्यों कर रहे हैं, हम दूसरे मेथड क्यों नहीं करते हैं, हम आरएसआई क्यों नहीं करते, हम दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं या दूसरे जो मार्केट में जो चीजें मिल रही है, हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम इसी वजह से वो नहीं कर रहे हैं कि उनके अंदर लेवल इतने अच्छे नहीं निकलते, ठीक है। अच्छा, एक और भी आपको फर्क बता देता हूँ। सर ने हमें गैप बार की टेक्नोलॉजी पढ़ाई हुई है, गैप बार स्ट्रेटेजी कह लें, कि ऐसे मार्केट जो है ना चल रही है, नीचे आ रही है, और एक वाइड स्प्रेड बार बनती है, और उसके बाद गैप बार का पता है ना सबको, कि जिसकी अगली और पिछली जी कैंडल सर। के अंदर गैप होता है, ठीक है। यानी कि अगर इस वाली बार को हटा दिया जाए तो यहाँ पे गैप नजर आएगा, ठीक है। तो सर ने हमें ये पढ़ाया हुआ है कि ऐसे अगर गैप बार आती है और उसके बाद इसको ये ट्रेस करती है लो वॉल्यूम, तो यहाँ से आप सेल में बड़ी अच्छी ट्रेड बनती है ऐसे, ठीक है। तो अब ये गैप के अंदर तो कितने सारे लेवल हैं, कितने सारे लेवल हो सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेडली हो सकते हैं, ऐसा ही है ना। जी सर।
तो मार्केट प्रोफाइल जो है ना, मार्केट प्रोफाइल वो, हाँ, मार्केट प्रोफाइल जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने चार्ट्स के, तो वो हमें एक परफेक्ट लेवल निकाल के दे देती है कि ये जो रिवर्सल होना है वो इस लेवल से होना है एक्चुअली। क्लियर? जी सर। प्लीज एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा, हमने जो काम किया हुआ है, जो जिस चीज पे मेहनत की है और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उनमें हम 2-3 चीजों को साथ मिला के ना देख रहे होते हैं। VSA का वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव डेल्टा, मार्केट प्रोफाइल। ठीक है, इन तीनों को जब हम मिला के देखते हैं ना, तो हमें एक बहुत अच्छे परफेक्ट सिनेरियोज मिल जाते हैं, जिनको जब ट्रेड किया जाता है तो एसएल होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, और उसमें रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छी मिल जाती है, और वो जो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है वो एक बहुत अच्छे लेवल से एग्जीक्यूट होती है। मार्केट प्रोफाइल को हम अगले सेशन में रखते हैं। क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम सेशन एंड करेंगे। क्यूमुलेटिव डेल्टा, सबसे पहले आप ये समझें कि होता क्या है। ऐसे ऐसे मार्केट आ रही है, चलती जा रही है, ठीक है, वट एवर कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पे VSA का वॉल्यूम चल रहा है, जो हमारे पास सर ने VSA रिलेटिव वॉल्यूम का इंडिकेटर दिया हुआ है, वट एवर कुछ भी आ रहा है, ठीक है। कोई दोस्त मुझे बता सकते हैं कि ये जो रिलेटिव वॉल्यूम होता है ये एक्चुअली क्या काम कर रहा होता है, एक्चुअली कैसे जनरेट हो रहा होता है, कैसे फॉर्म हो रहा होता है? किसी को पता है तो बताएं प्लीज। सर ये बेसिकली टिक वॉल्यूम्स होते हैं, और बेसिकली बायर सेलर ट्रांजैक्शन होता है। एग्जैक्ट जो स्पेसिफिक रियल टाइम वॉल्यूम होता है वो नहीं होता, ये सिंपल एक टिक वॉल्यूम होता है। एक टिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। आपकी भी आपने ठीक बोला। कोई और दोस्त बताएंगे मुझे कि ये, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वॉल्यूम बार्स है ये एक्चुअली इनके पीछे क्या काम हो रहा होता है, और ये कैसे बन रही होती हैं, ये फॉर्म कैसे हो रही होती हैं? उस टाइम के ऊपर जितने बायर्स और सेलर आते हैं उनकी एक्टिविटी से इसकी फॉर्मेशन है। ये जितनी भी डील हो रही होती हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता चले मैं बताता हूँ, परफेक्ट आंसर नहीं है। सर ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन काउंट करके जनरेट होता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज द परफेक्ट आंसर। कि ये जो वॉल्यूम है ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बता रहा होता है। तीनों दोस्तों ने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन वो नहीं है जो आपने बताई थी। परफेक्ट डेफिनेशन ये शायद किसने बताई? जलील साहब ने बताई या किसने? जी सर। जी जलील साहब। तो परफेक्ट डेफिनेशन ये है कि ये जो हमारे पास रिलेटिव वॉल्यूम है ये ट्रांजैक्शंस को काउंट कर रहा होता है।
प्लीज माइक बंद कर दें, किसका माइक ऑन है? अच्छा, वीएसए का रिलेटिव वॉल्यूम जो है ये एक ट्रांजैक्शन को काउंट कर रहा होता है। फर्ज करते हैं कि एक बार ऐसी बनी, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत वीक है इसलिए आपने इसको ना वो कर देना है, थोड़ा इग्नोर कर देना है। अच्छा एक बार, अब ये जो इसका वॉल्यूम आएगा नीचे, इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो हमें क्या बता रहा होगा कि इस बार के अंदर एक्चुअली ट्रांजैक्शन कितनी हुई। मिसाल के तौर पे 450 का नंबर लगा लेते हैं। तो ये जो 450 का नंबर है ना, ये हमें ये वॉल्यूम बता रहा होगा कि इस वाली बार के अंदर 450 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। एग्जैक्टली ये इसकी डेफिनेशन है इस वॉल्यूम की, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रांजैक्शन गिन के बता रहा होता है कि यार कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, कि कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। इट मींस कि 450 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, या डेप्थ में बात करें तो 450 ट्रांजैक्शंस हुई, ठीक है। अच्छा, कोई दोस्त मुझे ये बताएंगे कि ये जितनी मैंने आपको बात बताई है इस सिनेरियो में, जो जो कुछ मैंने आपको बताया, कुछ कमी लग रही है आपको? किसी चीज की कमी महसूस हो रही है? जी सर कि ये जो हर ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें कितनी अमाउंट हमारे पास आ रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सिर्फ जी, नंबर ऑफ इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये कौन सी हो रही है, बाय में हो रही है या सेल में हो रही है। हाँ, एग्जैक्टली। ये जो वॉल्यूम है ये हमको ट्रांजैक्शन बता रहा है। ट्रांजैक्शन जो है वो दो किस्म की होती है, या बाइंग की होती है या सेलिंग की होती है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में ये प्रॉब्लम का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी कमी इस बात की है कि हमको ये नहीं मालूम हो रहा कि ये जो 450 ट्रांजैक्शन हुई थी, ये वाली 450 जो ट्रांजैक्शन हुई थी, एक्चुअली इनके अंदर बाइंग हुई या सेलिंग हुई, ठीक है। फर्ज करें कि क्लोज यहाँ पे बनता है, इस बार का क्लोज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देन हम एक अजम्पशन बना सकते हैं कि यार मतलब 225 बाइंग हो सकती है, 225 सेलिंग हो सकती है, बट वो एक अजम्पशन है, वो एक हम अज्यूम कर रहे हैं। एक परफेक्ट फिगर नहीं है हमारे पास परफेक्ट फिगर नहीं है। हम सिर्फ अपने अपने तजुर्बे को या नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए एक अजम्पशन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या, आप समझते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमको ये बता दे कि 450 ट्रांजैक्शन जो हुई थी इनके अंदर एक्चुअली बाइंग हुई या सेलिंग हुई? अगर ऐसी चीज मिल जाए तो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा? क्या कहते हैं आप? कमाल हो जाएगा, जबरदस्त। ठीक है, गुड हो गया। ऐसा कुछ है अभी सर? क्यूमुलेटिव डेल्टा इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो आपको ये बता रहा होता है कि इन 450 ट्रांजैक्शंस के अंदर एक्चुअली बाइंग हुई या सेलिंग हुई, ठीक है। ये इंडिकेटर एक्चुअली ये काम कर रहा होता है। वीएसए का वॉल्यूम हमें ट्रांजैक्शंस का नंबर बता रहा होता है कि नंबर कितना जनरेट हुआ, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, ठीक है। और क्यूमुलेटिव डेल्टा हमको ये बता रहा होता है कि इन 450 ट्रांजैक्शंस में बाइंग कितनी हुई और सेलिंग कितनी हुई, ठीक है जी। कुछ अच्छा लगा? बेहतरीन। जी सर, बेहतरीन। ठीक है।
अच्छा, क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है ना, वो कैंडल्स की सूरत में आ रहा होता है। हमारे पास इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर ना मिल पाए तो आप बताइएगा, तो कोई भी दोस्त आपको भेज देंगे, ठीक है। जैसे ये वाली बार्स बन रही होती है ना, जो हम HLC बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बार्स होती है ना एक्चुअली, या कैंडल कह लें या बार कह लें, जो भी आप लफ्ज अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि आप VSA कर चुके हैं तो इसलिए हम बार की ही बात करेंगे, ठीक है। ये सब बार्स ही होती है ना, ऐसे ही है हिसाब हिसाब साहब और जलील साहब। जी सर, बिल्कुल ऐसी। तो ये जो क्यूमुलेटिव डेल्टा इंडिकेटर है ना, ये भी अपनी एक ऐसी बार्स बना रहा होता है, ऐसी कैंडल्स बना रहा होता है, ठीक है। साथ साथ चल रहा होता है, वो साथ साथ चल रहा होता है। जिससे हमें ये अंदाजा हो रहा होता है कि ये चूंकि सब के सब डाउन डाउन है, ठीक है। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा होता है कि एक्चुअली सेलिंग हो रही है। देखिए, मार्कअप दो किस्म की प्राइस ऊपर जाती है ना, एक प्राइस ऊपर उस वक्त जा रही होती है जब मार्कअप हो रहा होता है, ठीक है। और एक एक प्राइस उस वक्त ऊपर जा रही होती है जब वाकई में रियल किस्म की बाइंग हो रही होती है। तो हमको ये वाला वॉल्यूम, VSA रिलेटिव वॉल्यूम, तो हमें आइडिया दे देता है जब यहाँ पे वॉल्यूम कम आना शुरू हो जाए। आई मीन प्राइस अगर ऊपर जा रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी और ये VSA का वॉल्यूम कम आना शुरू हुआ ऐसे, देन भी हम ये सोच सकते हैं कि यार ये मार्कअप किया जा रहा है प्राइस को, इसके अंदर एक्चुअली बाइंग नहीं है। लेकिन जब इसके साथ साथ जब ये डेल्टा चल रहा होगा ना, और इस तरह जब ये प्राइस मार्कअप हो रही होगी, तो डेल्टा इस तरह से आ रहा होगा, डाउन साइड पे आ रहा होगा, डाउन आ रहा होगा। डेल्टा आपको पहले ही ये बता रहा होगा कि ये भाई बाइंग नहीं है, प्राइस तो जा रही है ऊपर, प्राइस तो ऊपर जा रही है। ये भी आपको VSA रिलेटिव वॉल्यूम भी आपको बता रहा है, लेकिन ये आपके पास एक एडिशनल कंफर्म जो है ना, वो कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको कि ये एक्चुअली ये जो प्राइस ऊपर गई, ये एक्चुअली बाइंग नहीं थी, ये सेलिंग होने वाली है, ठीक है, सेलिंग होने वाली है। तो इतनी जबरदस्त चीज है ये क्यूमुलेटिव डेल्टा। तो मैं एक्चुअली सर खुद भी, मैं अकेला नहीं, सर साजिद साहब खुद भी इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं, और वो इसी वजह से करते हैं कि ये बहुत कमाल के जबरदस्त किस्म के सिग्नल दे रहा होता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी और आपको डेफिनेशन बता दूं, टाइम बहुत हो रहा है। क्यूमुलेटिव जो है ना, क्यूमुलेटिव वर्ड, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है मजमुई, ठीक है। वर्ड क्यूमुलेटिव जो है, इसका मतलब होता है, अब ये बन जाए मेरे से, मजमुई, जिसको हम सम भी कह सकते हैं। यहाँ कहते हैं ना कि मजमुई मिकदार कितनी है किसी भी चीज की, कुल मिला के कितना इसका मजमुई मिकदार है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव का ये मतलब होता है, ठीक है। और डेल्टा जो होता है, डेल्टा कहते हैं फर्क को, जमा तफरीक करने के बाद जो फर्क आए, जमा और तफरीक करने के बाद जो फर्क आए, उसको डेल्टा कहते हैं हम, ठीक है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये एक बार बनी, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसके क्लोज को देखकर ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर डिमांड ज्यादा थी, ठीक है। लेकिन हम परफेक्टली ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर बाइंग कितनी थी और सेलिंग कितनी थी इस बार के अंदर, ठीक है। तो मसलन
हम सेलिंग के ऑर्डर लगा लेते हैं 100 लॉट साइज, समझ, जैसे हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो 0.01 की कर रहे होते हैं ना, या 0.10 की लॉट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये 100 को आप 1 स्टैंडर्ड लॉट समझ लें, 1 स्टैंडर्ड लॉट समझ लें, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड जो है उसको हम 300 स्टैंडर्ड लॉट समझ लें। ये हमें क्यूमुलेटिव आई मीन डेल्टा जो है ना वो बता रहा होगा, ठीक है। और अब इन दोनों को आपस में माइनस करें तो +200 का फिगर आता है। 300 से 100 निकाल दें, +200 का, +200 का फिगर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव डेल्टा, पॉजिटिव 200 का इस बार में जो भी हुआ, इसका जो डेल्टा था पॉजिटिव 200 था, ठीक है। इस बार में जो भी हुआ, बाइंग हुई या सेलिंग हुई, लेकिन कुल मिला के बाइंग हुई पॉजिटिव। जब फिगर पॉजिटिव का आया ना, तो इसका हम ये लेंगे कि कुल मिला के बाइंग हुई। तो ये एक्चुअली क्यूमुलेटिव डेल्टा का एक्चुअली ये मतलब है कि ये हमें मजमूई तौर पे बाइंग और सेलिंग का एक्चुअल फर्क निकाल के प्लस या माइनस के अंदर, ठीक है, उसको बता देता है। अच्छा, एक और चीज बताऊं कि इसकी जब आप ये इंडिकेटर इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह की फिगर्स नहीं आ रही होती, जैसे ये नंबर लिखे मैंने, इस तरह के नंबर नहीं आ रहे होते, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन और रेड किस्म की ऐसी बार्स बन रही होती हैं। जैसे HLC बार है, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर बार्स बन रही होती हैं, ठीक है। तो जो अप बार होती है या जो पॉजिटिव डेल्टा होता है, उसको ये ग्रीन कलर दे देता है, ठीक है। और जो नेगेटिव होता है जिसके अंदर सेलिंग ज्यादा होती है, उसको ये रेड कलर दे देता है, रेड कलर का इस तरह की बार, और ये डाउन जा रही होगी वो बार, ठीक है। और इस वाली बार का जो डेल्टा की जो बार है, उसका जो स्प्रेड होगा, यानी कि एक बार ऐसी भी हो सकती है बड़ी बन जाए, और एक बार ऐसी भी हो सकती है छोटी भी बन जाए, उसका जो स्प्रेड जनरेट हो रहा होगा, उससे हम अज्यूम करेंगे कि यार इसका मतलब है कि बहुत बड़ी मिकदार में सेलिंग हुई। इस बार का मतलब है कि बहुत बड़ी मिकदार में सेलिंग हुई, ठीक है। और इस बार का मतलब है, ये भी एज अगर डाउन बार लेते हैं, अगर रेड बार लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें सेलिंग हुई, अच्छी खासी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि इसका स्प्रेड छोटा है। ये स्प्रेड इसका बता रहा है कि सेलिंग हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई, और इसका स्प्रेड बता रहा है कि सेलिंग हुई है लेकिन बहुत ज्यादा हुई, एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग हुई है। इस तरीके से हमको ये बता रहा होता है। ये नंबर्स जो मैंने लिखे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि एक्चुअली ये इसके पीछे डायनेमिक्स क्या काम कर रही है, ये जनरेट कैसे, फॉर्म कैसे हो रहा होता है। समझ आ रही किसी को? थोड़ा सा यस नो करते रहे ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको समझ आ रही है। कोई क्वेश्चन किसी का है तो जब भी बताएं। जी सर, समझ आ रही है। जी, जलील भाई और हिसाम भाई। यहाँ पे सिर्फ एक सवाल है कि जो जी सर। अभी हेलो। जी सर, यहाँ पे ये जो आपने 100 और 300 का जो फिगर लिखा है, ये बेसिकली क्या है? लॉट साइजेस है, आपने भी कुछ कहा था। ये सिर्फ जी लॉट साइज आप अज्यूम कर लें, मतलब ये समझाने के लिए मैंने अज्यूम लिखा कर, है। ऐसी फिगर सही है लिखी भी नजर नहीं आती MT4 के अंदर। जब हम ये जी। इंडिकेटर यूज कर रहे होते हैं तो ऐसी फिगर्स नजर नहीं आ रही होती। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिख के बताया है कि एक्चुअली बाइंग और सेलिंग को जब आपस में माइनस किया जाता है, बाइंग को और सेलिंग को आपस में माइनस किया जाता है, तो जो भी जवाब आया उसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या वो जवाब पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव जवाब आया तो ये डेल्टा जो होगा ना, डेल्टा इस तरह की अब बार ग्रीन की बना देगा, ग्रीन कलर में अब बार बना देगा। फर्ज करें कि पिछले कैंडल ऐसे चल रहे थे,
ऐसे चल रहे थे, ठीक है। मैं आपको चार्ट में भी लेके जाता हूँ, वहां पे भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली कैसे नजर आ रहा होता है। तो बेहतरीन, समझ में आया क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है क्या चीज है और ये बिल्कुल कैसे काम कर रहा होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत क्लियरली से समझ। ओके गुड। अच्छा, थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं इसको मार्केट प्रोफाइल के साथ मिला के इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। लेकिन ये मार्केट प्रोफाइल के साथ इस्तेमाल करने के लिए ही नहीं बना। आप इसको किसी और स्ट्रेटजी के अंदर जो भी लाइक आप पहले से ट्रेड कर रहे थे और आप बहुत जबरदस्त अच्छी ट्रेड कर रहे थे और वो आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी, तो आप अपनी उस स्ट्रेटजी के अंदर भी इस डेल्टा इस इंडिकेटर को यूज करके मजीद आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मतलब आई मीन टू से कि ये डेल्टा मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। ये सिर्फ मैं चूंकि मार्केट प्रोफाइल के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्रोफाइल के साथ ही ट्रेड होगा, ठीक है। आप इसको मल्टीपल जगह भी यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिंपल सिंपल प्राइस चार्ट, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। राइट, ये विंडो आप समझ लें कि डेल्टा की है, क्यूमुलेटिव डेल्टा की है, ठीक है। प्राइस ऐसे अप्रोच कर रही है, ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऊपर अप्रोच कर रही है, ठीक है, और अपनी रेजिस्टेंस तक ये अप्रोच कर जाती है। लेकिन डेल्टा ऐसे आ रहा होगा, रेड बार्स बना रहा होगा, ऐसे आते हुए ऐसे करते ऐसे नीचे आ रहा होगा, ठीक है। रेड बार्स बना रहा होगा। रेड बार्स का मतलब ये होगा कि डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक्चुअली ये जो प्राइस ऊपर गई, इसके अंदर एक्चुअल बाइंग नहीं हो रही, एक्चुअली सेलिंग करने वाले हैं ये लोग, सेलिंग करने जा रहे हैं और इसके अंदर सेल की ट्रेड ज्यादा ओपन हो रही हैं, इसके अंदर सेल की ट्रेड्स ज्यादा ओपन हो रही हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा फर्क नजर आए तो ये एक आइडियल सिनेरियो होता है, इसको हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसका ये डाउन साइड पे, प्राइस अप साइड पे, और इसी के वाइस वर्सा भी हो सकता है कि प्राइस डाउन जा रही हो और डेल्टा अप जा रहा हो, देन वो एक बाइंग सिग्नल होता है, ठीक है। इस सिनेरियो में प्राइस अप जा रही है, ठीक है, ये प्राइस का है, मैं लिख देता हूँ साथ। राइट, प्राइस ये प्राइस ऊपर जा रही है और डेल्टा नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो इट मींस कि ऊपर जो ये रेजिस्टेंस है, ये इसको टकरा के श्योर शॉट 99% आई मीन, मतलब कोई ऐसी वो बड़ी वजह रहती नहीं है कि ये बाइंग में चली जाए, ये ऐसे बाइंग में नहीं जा कभी भी नहीं। हाँ, सिर्फ फंडामेंटल एक ऐसी सूरत हो सकती है कि जो इसको बाइंग में लेके चली जाए, ठीक है। अदरवाइज फंडामेंटल ना हो उस वक्त में तो इसने नीचे ही आना है। ये इतनी परफेक्ट ट्रेड होती है, इतनी परफेक्ट सिग्नल ये आपको जनरेट करके दे रहा होता है। तो हम डेल्टा को इस तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। प्राइस जो ना, प्राइस रेंज कर रही है, प्राइस रेंज कर रही है, ठीक है। और रेंज करती हुई प्राइस के अंदर डेल्टा ऐसे 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 गिरता हुआ आ रहा है, गिरी जा रहा है, ठीक है। कुल मिला के उसका जो आप देखोगे तो वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, डेल्टा गिरता ही जा रहा है। देन ये भी हमारे सामने एक क्लियर कट एग्जांपल होगी कि प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी, थोड़ा सा अप थ्रस्ट मारेगी, एसएल हंटिंग करेगी और ऐसे नीचे आएगी और थोड़ा सा पुल बैक देके ऐसे नीचे आएगी। यानी कि ये इस तरह का सीन जब भी आप देखें ना,
तो ये क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन की निशानी होती है। वॉल्यूम भी हम साथ मतलब ये भी देखना होता है जब आप थोड़ा सा, ये मैं आपको सिर्फ इसका तारुफी तौर पे ये सब कुछ बता दूं, साथ साथ जब हम स्ट्रेटजीज और एडवांस के अंदर हम जाते जाएंगे तो फिर साथ साथ वॉल्यूम भी हमें ये सब कुछ बता रहा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है या एक्यूमुलेशन चल रही है, ये कौन सा फेज चल रहा है, ये वीएसए का वॉल्यूम भी बताता है, ठीक है। लेकिन डेल्टा जो होता है ना वो एक्यूरेट आपको सिग्नल दे रहा होता है, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। देखिए वीएसए जो हमने बेहतरीन। वीएसए जी जो हमने वीएसए में जो पढ़ा था, वीएसए के हम अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्राइस ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ऐसे साइन आ गया, लाइक जो भी, ठीक है। और क्लाइमेटिक एक्शन आ गया। जी क्लाइमेटिक एक्शन आ गया, उसके बाद प्राइस का रेंज हुआ, उसके बाद भी दो काम हो सकते हैं ना, उसके बाद भी दो काम हो सकते हैं। वो काम ये हो सकता है कि हो सकता है कि ये एब्जॉर्प्शन कर जाए या वाइड स्प्रेड डाउन बार आ जाए, दोनों काम, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। अगर ये, हाँ अगर ये एब्जॉर्प्शन कर गया तो हम इसके लो वॉल्यूम पुल बैक के ऊपर बाय की ट्रेड लेते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अगर ये वाइड स्प्रेड डाउन बार हुई तो हम इसके लो वॉल्यूम पुल बैक पे सेल की ट्रेड लेते हैं, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वीएसए अगर आप सिर्फ देख रहे हो ना, तो फिर आप यहां तक जब तक कि ये वाला सीन ना आ जाए, यानी कि एब्जॉर्प्शन ना आ जाए या वाइड स्प्रेड डाउन बार ना आ जाए, उस वक्त तक आप कंफ्यूज रहते हो, आपको क्लियर कट नहीं पता होता कि यार ये क्या होने जा रहा है। क्लियर कट आप ये नहीं बता सकते कि यार ये एक्चुअली वाकई में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या ये रीएक्यूमुलेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर आपके पास इस तरह का साइन आ जाता है क्यूमुलेटिव डेल्टा का, देन आप इसके अंदर रीएक्यूमुलेशन होता हुआ नहीं देखेंगे कभी भी, देन आप इसको नीचे ही ब्रेक होगी है, ये नीचे ही ब्रेक होगा, यानी कि वाइड स्प्रेड डाउन बार ही आएगी। तो इस सूरत में आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हो कि जब भी ये ऊपर जाए, जब भी ये ऊपर जाए एसएल हंटिंग के लिए, तो आप यहाँ कहीं से एंटर हो सकते हो एग्रेसिवली, हाफ रिस्क के साथ। एग्रेसिव, एग्रेसिव का वर्ड जहां पे भी इस्तेमाल होगा, एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि अपना रिस्क जो है ना उसको हाफ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आम तौर पे जो भी ट्रेड करते हो उसमें आप 1% रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो अगर जहां पे एग्रेसिव का वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब होगा कि 0.5% का आपने रिस्क लेना है, ठीक है। ये इस चीज को आपने भूलना नहीं है सब दोस्तों ने। तो डेल्टा आपके पास था और ये आपको पहले से पहले ये बता रहा था कि सेलिंग होने वाली है, सेलिंग होने वाली है, सेलिंग होने वाली है, ठीक है। क्योंकि सेल ओपन हो रही है ना, डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, सेल एक्चुअली इसमें सेलिंग्स ओपन हो रही हैं, इस वजह से डेल्टा गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे ऑर्डर इकट्ठे कर रहे होते हैं, ऑर्डर इकट्ठे हो रहे होते हैं यहाँ पे ना, ताकत जमा हो रही होती है जैसे सर कहते हैं। तो वो ऑर्डर हमें ये बता रहा होगा कि कितनी को ताकत इकट्ठी हो गई है और कितनी ज्यादा ऑर्डर इकट्ठे हो गए। देन जब भी यहाँ पे अपथ्रस्ट आए, हम अपथ्रस्ट के ऊपर एसल मतलब आई मीन अपथ्रस्ट के टॉप से ही हम एंटर हो सकते हैं, ठीक है। इतनी अच्छी ट्रेड मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बंदा कर सके जिसके पास ये डेल्टा ना इंस्टॉल हुआ हुआ हो। समझ रहे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नो सर। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, जी यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूं जी जी इजाज भाई। जी जी। अच्छा, जब हम डेल्टा के लिए डेल्टा के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हमें सारा दिन मार्केट के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हाँ 2 घंटे काफी है। मतलब एग्जैक्ट मैक्सिमम भी आपके 2 घंटे काफी है, उन्हीं में हमें ये एग्जैक्ट ट्रेड मिलेगी। मैक्सिमम ऑलमोस्ट ये आधे घंटे में ट्रेड दे देता है, जो जितना मैंने इस पे काम किया है ना, तो ये जी आधा घंटा 40-45 मिनट्स में ये ट्रेड दे देता है।
हाँ तो ये एग्जैक्टली मैंने तो बहुत एक्सीलेंट पाया है और बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं, आउट क्लास है। अगर आपकी साइकोलॉजी आपका साथ देती है ना, तो फिर तो आप अन्नी डाल सकते हैं मार्केट में। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। इस इंडिकेटर की इतनी ज्यादा वर्थ है, ठीक है। ये हमें जो होने वाला होता है, जो भी होने वाला होता है, आई मीन अगर बाइंग होने वाली है तो डेल्टा हमें पहले ही बता देता है। ये बाइंग होने से पहले डेल्टा हमें बता देता है कि बाइंग होने वाली है, बी अलर्ट। मतलब ओनली फाइंड ओनली बाइंग, ठीक है। और अगर सेलिंग होने वाली होती है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव डेल्टा जो है वो हमें पहले बता देता है कि यार यहाँ पे बाइंग नहीं होने वाली, सेलिंग होने वाली है। इस वजह से आप सिर्फ सेल तलाश करो। इस वजह से हमारे तो सब दोस्तों को समझ में आ रहा है? कुछ भी क्वेश्चन, आई मीन कुछ भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम भी ऐसा है तो प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। कोई भी दोस्त क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो जो हमारे साथ नए दोस्त हैं। नहीं सर, so far it's very clear. ये सर इसमें क्वेश्चन है कि तो ये सर इसके लिए फिर ये रिकमेंडेड है कि इसके हम लोग मतलब इंट्राडे इस पे ट्रेडिंग करें, क्योंकि मतलब 4 आवर या डेली चार्ट पे तो मतलब वैसे भी हमें इसका वॉल्यूम रिकमेंडेड नहीं है ना, कि हम भी फ्यूचर्स का देखते हैं। तो ये हम ज़्यादा इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए फिर यूज़ करते हैं ये जो डेल्टा वाला है, कम्युनिटी डेल्टा। जलील साहब, आप फ्यूचर कर रहे हैं क्या? पहले फ्यूचर्स कर रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ उसमें वॉल्यूम सिर्फ मतलब हम लोग 4 आवर और उसको डेली का देख रहे होते हैं ना, तो मतलब सिर्फ हम इंट्राडे ट्रेड्स मतलब कि जो लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसको ऐड करें, या फिर हम 4 आवर और डेली के साथ भी इसकी डेल्टा के जो मतलब इसको ऐड कर सकते हैं हम। जी, डेल्टा देखिए, मैंने आपको ये मेथडोलॉजी बता दी ना कि ये एक मेथड है, इसके जरिए आप बहुत माइक्रो लेवल्स के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप 2-4 टाइम फ्रेम स्विच करके इसको लगा के आप चेक करेंगे कि आपको आपके ट्रेडिंग फ्लेवर के हिसाब से ये किस तरह के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। आपको कौन से रिजल्ट आपको आपको अच्छे लग रहे हैं, ये आप देखेंगे, ठीक है। मैं क्यूमुलेटिव डेल्टा को M1 में यूज करता हूँ, मैं पर्सनली M1 में इस्तेमाल करता हूँ इसको। M1 में इस्तेमाल करने की ये वजह है कि ये मुझे एक एक मिनट का डेल्टा बता रहा है कि हर एक मिनट में बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। मतलब मुझे ये पता है कि ये जो भी मिनट था इसमें बाइंग हुई थी, ये जो भी मिनट था इसमें सेलिंग हुई, फिर वो सेलिंग स्ट्रांग हो गई, यहाँ पे सेलिंग वीक हो गई, यहाँ पे बाइंग आ गई थोड़ी सी, ठीक है। ये जब बाइंग आ गई, इसका देखें हाई, देखें इसका लो, देखें इसके अंदर सेलिंग और बाइंग इक्वल हो गई, ठीक है। और अगली बार ने बता दिया कि सेलिंग पेनिट्रेट हो गई है, सेलिंग स्ट्रांग होती जा रही है, बाइंग खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो ये एक एक मिनट का मुझे बता रहा होता है, तो मैं इसको एज अ स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ। ये मेरा अपना फ्लेवर है। आप इसको M5 में भी यूज करके देख सकते हो, M15 में भी यूज करके देख सकते हो। जो भी आपका आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आप इसको टेस्ट कर सकते हो सकता है कि ये किसी ऐसी चीज के ऊपर आपको मेरे से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे दे, ठीक है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं M1 के अंदर इस्तेमाल करता हूं। अच्छा, एक दो चीजें देखें। कुछ भी फॉरेक्स बिजनेस ऐसा बिजनेस है, इसमें कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है जो हॉली ग्रेल हो। हॉली ग्रेल समझते होंगे आप क्या होता है? हॉली ग्रेल समझते हैं कोई कि क्या होता है? You could say it's like a never losing technique.
दी हाँ अल्टीमेट टेक्निक, यूं यूं मेरे ख्याल में हाँ समझना इसको। फिर कभी हाँ, इस टेक्निक को यूज करके कभी आपको लॉस होगा, होने का हो चांस ही नहीं है, हो ही नहीं 100% सकता, प्रॉफिट। हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे। हॉली ग्रेल एक्चुअली कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस है ना, इनके कुछ पास्ट में जो भी कुछ जमाना गुजरा उसका वाकया जैसे मैंने सुना मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इनके ना पास्ट में दादे परदादे जो भी थे वो उन्होंने एक चीज मशहूर कर दी कि फलां जंगल में, फलां रेगिस्तान में, फलां जगह पे कोई बंदा चला जाए तो वहां पर एक प्याला है पड़ा हुआ है, उस प्याले के अंदर कोई लिक्विड है ऐसा, या कोई दवाई है या दूध है या वट एवर कोई लिक्विड है, जो बंदा उस प्याले से वो दूध पी लेगा तो वो सारी ता क़यामत मरेगा नहीं। ठीक है, तो उस चीज को वो हॉली ग्रेल का नाम देते थे कि वो हॉली, हॉली मतलब वो एक ना एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर नुकसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसको वो हॉली ग्रेल कहते थे। तो फॉरेक्स के अंदर कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो हॉली ग्रेल हो। हर टूल, हर एक टूल जो है ना उसके अंदर थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट होते हैं, या थोड़े से 5% 10% उसके अंदर एसएल के चांस रहते हैं। आम मैं अल्फाज में बात करूं तो थोड़ा सा एसएल का चांस रहता है। वो इस वजह से हो सकता है कि हमारी साइकोलॉजी बेहतर ना हो सकता है कि हम उस टूल को अच्छे से इस्तेमाल ना कर पा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि हमको उस टूल की डायनेमिक्स ही पता ना हो कि ये काम कैसे कर रहा है। मतलब हम कौन सी मिसाल देनी चाहिए कि जब तक किसी चीज की जो डायनेमिक्स है हम उसको नहीं समझते ना, उस वक्त तक हम उस चीज से परफेक्ट रिजल्ट नहीं ले पाते। ठीक है, तो मैंने आपको इसकी डिटेल से सारी डायनामिक्स बता दी हैं मार्केट प्रोफाइल की, ये एक्चुअली काम कैसे करता है और ये हमें क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, यानी कि ये हमें एक्चुअल सेलिंग बता रहा है। अब अगर हम इसको टैली करें, एक सेकेंड, M30 का चार्ट है ना, हम इसको अभी ये मैं ना एक्चुअली आपको दिखाने के लिए मैं ये सब कुछ अपनी सेटिंग खराब नहीं कर सकता, इस वजह से अभी आपने ये सब लाइनें जो लगी हुई ना इनको इग्नोर कर देना है। ठीक है, वरना मुझे वो ना फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से मैं इनको पहले रिमूव करूँ उसके बाद दोबारा लगाऊं। तो अभी आपने ये जो लाइंस आ रही हैं इनको इग्नोर कर देना है। ठीक है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अब मेरे पास क्यूमुलेटिव डेल्टा ये भी M1 टाइम फ्रेम में चल रहा है, और चार्ट जो है ये भी M1 में चल रहा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब देखें क्या हो रहा था, आखिरी 3 बार्स को देखें। अभी अभी रिफ्रेश हुई है ना, पिछली 2 बार और ये वाली बार भी, ये वाली बार जो है ये भी अप जा रही है। ठीक है, अप जा रही है, लेकिन अब डेल्टा को देखें, ये देखें कितनी बड़ी सेलिंग हुई है। अब इस वाली बार ये तो अप क्लोज है, ये वाली बार अप क्लोज है, तो हम तो कभी ये नहीं सोच सकते कि यार इसमें सेलिंग हो सकती है, हम तो कभी ये नहीं सोच सकते कि यार इसमें सेलिंग होगी। ठीक है, लेकिन डेल्टा हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली इसके अंदर सेलिंग हुई है। ठीक है, देन हम इसमें बाइंग तलाश नहीं करेंगे, देन हम ये करेंगे कि हम एक लेवल निकालेंगे, एक लेवल निकाल के वहां से हम इसकी सेलिंग तलाश करेंगे। ठीक है, और क्यूमुलेटिव का मतलब है कि मजमूई तौर पे हम देखते हैं, एक एक डेल्टा को नहीं देखते। एक डेल्टा मैंने आपको मिसाल देने के लिए समझाया है, मजमूई तौर पे देखते हैं कि मजमूई तौर पे देखें क्या हो रहा है। ये देखें सेलिंग हुई है, अच्छी खासी सेलिंग है। अब ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ तक ये वाली जो बार्स है ये क्या दिखा रही हैं, कौन बताएगा मुझे, ये क्या दिखा रही हैं? सेलिंग दिखा रही हैं। कि सेलर्स एंटर हो रहे हैं आपके। हाँ, यहाँ पे डेल्टा हमें बता रहा है कि डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि सेलिंग हो रही है, एक्चुअली इन डेप्थ सेलिंग हो रही है। लेकिन जो बंदा जिसके पास ये इंडिकेटर नहीं है वो क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है, ये वाला पोर्शन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप ये वाला इंडिकेटर आपके पास ना होता तो आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे होते, आप यहाँ पे बाइंग तलाश कर रहे होते कि यार ये तो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, बाय करो बाय करो बाय करो, ऊपर जा रही है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये इंडिकेटर आपको सेलिंग दिखा रहा है, ये इंडिकेटर आपको कह रहा है कि एक्चुअली ये मार्कअप हो रहा है, ये वाली जो बार्स ऊपर जा रही हैं ये मार्कअप हो रहा है, ये प्राइस है मार्कअप हो रही हैं। एक्चुअली इनके अंदर प्योर बाइंग नहीं है, ये एक प्रिकॉशन है सेलिंग के लिए। और मैंने अभी आपके सामने बार्स को गिन कर मैंने ये मतलब पूरी बार करके ना 18 ये थी और 18 वो गिन के फिर मैंने निशान लगाया। और उसके बाद देखें क्या हुआ, ये देखें प्राइस चार्ट में क्या हुआ, सेलिंग हुई, हैवी सेलिंग। हैवी सेलिंग हुई। अब कुछ समझ में आना शुरू हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। जी, अब कुछ आपकी कुछ सेंस बन रही होगी ना कि यार इसकी स्ट्रेंथ क्या है इस इंडिकेटर की, कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाती जा रही है, यहाँ पे ये सेलिंग दिखाता जा रहा है, ठीक है। देन वी विल नेवर गो फॉर द बाइंग। हम एक लेवल देखेंगे, हम एक और लेवल सेलिंग। देखेंगे, हाँ फॉर सेलिंग हम एक लेवल ऐसा देखेंगे जहां से इसने रिवर्स होना है, जहां से ये रिवर्स हो सकती है, ठीक है। सपोज एक लेवल आ जाता है, सपोज, ठीक है। आप जब भी ऐसा आपको सीन मिले आप एक लेवल देखेंगे और उसके बाद आप सेल में जाएंगे, ठीक है। इस इंडिकेटर की इतनी ज्यादा वैल्यू है, ये इंडिकेटर इतने करेक्ट आपको 100% जो है ना वो सिग्नल्स दे रहा होता है। और अभी की बात कर लेते हैं, अभी जो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है ये देखें, ये 3 बार्स। अच्छा पहले ये देखें, ये रेंज हुई, उसके बाद ये बार्स ऊपर गई, यहां पे कहीं पे बाइंग नजर आ रही है, कहीं पर भी बाइंग नजर आ रही है? नहीं सर, जी नहीं। नहीं नजर आ रही। नहीं यार, हाँ यहाँ पे हम ये मोमेंटम कह थोड़ा सा सकते, वो हो रहा है, मोमेंटम हाँ थोड़ा सा मोमेंट डिस्टर्ब हुआ है ब्रेक इस ब्रेक रीजन में। हाँ मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हुआ, यानी कि थोड़ी सी अपीयर हुई है बाइंग यहाँ पे। इसको देखें ना, ये इनको देखें, इसको देखें, इसको देखें, थोड़ी सी अपीयर हुई, लेकिन इसकी सेलिंग जो थी ना, सेलिंग उसके ऊपर गालिब आ रही थी, सेलिंग एक्चुअली ज्यादा थी, ठीक है। तो हम इसको मिला के देखेंगे ना, तो मिला के जब देखें, अगर इन 3 बार को देख लेते हैं, अभी गिन लेते हैं, एक सेकंड जी, एक्यूरेट मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 भी यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। और ये 5 थोड़ी सी सेल हुई, उसके बाद वापस ऊपर गई है, पुल बैक दिया मार्केट ने, पुल बैक दिया ना यहाँ पे प्राइस चार्ट के अंदर। जब ये पुल बैक आ रहा था तो डेल्टा हमें सेलिंग ही दिखा रहा है, डेल्टा हमें क्या कह रहा है कि भाई ये पुल बैक है, ये एक्चुअल बाइंग नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड बाइंग, आप इसके अंदर सेलिंग ही तलाश करोगे, ठीक है। तो अब ये इत्तेफाक से, ये पता नहीं क्यों ये लाइन लगी हुई है, कैसे लगाई हुई है मुझे अब याद नहीं, और इत्तेफाक से ये इसके करीब से यहाँ पे ये वापस सेलिंग में चली जाती है,
समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बेहतरीन। इसकी वर्थ कुछ मालूम हो रही है कि कितनी वर्थ है इस इंडिकेटर के अंदर, कितने अच्छे सिग्नल ये दे सकता है हमें? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू। एक बिल्कुल पेज का एक नया, कोई नई साइड दिखा दी बुक की आपने। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो ऑर्डर फ्लो तो आपने पढ़ा हुआ है ना? साजिद साहब के लेक्चर्स में है, एक क्लास है, वो देखी है। हाँ, वो देखी हुई है ना आपने कि ऑर्डर फ्लो कैसे काम कर रहा होता है, बाइंग कैसे आ रही होती है, सेलिंग कैसे आ रही होती है, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगे हुए होते हैं, और कैसे कैसे क्या मार्केट में ऑर्डर फ्लो कैसे काम कर रहा होता है। ये तो पढ़ा हुआ है ना आपने ऑलरेडी। जी तो सर। ये जो इंडिकेटर है ना, ये जो इंडिकेटर है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना, इसके पीछे जो डायनेमिक्स है, वो डायरेक्टली अफेक्टेड बाय ऑर्डर फ्लो है। बेहतरीन। करेक्ट? सही सही। ठीक है। ये डायरेक्टली ऑर्डर फ्लो हमें बता रहा होता है, मार्केट का करंट ऑर्डर फ्लो। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था, अब थोड़ी देर में सेशन क्लोज करेंगे। एक्चुअली मुझे भी बहुत थकावट थी, मैं सुबह से निकला हुआ था और मैं बहुत लेट आया, लेकिन चूंकि टाइम और सेशन हमारा लेट भी बहुत हो गया, बहुत टाइम से हम करना चाह रहे थे, बस वो लेट होता जा रहा था। तो मैं अब थोड़ा सेशन क्लोज करूंगा इसके बाद ना। मैं आपको ये बता रहा था कि हॉली ग्रेल कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो इस इंडिकेटर के थोड़े साइड इफेक्ट कह लें, साइड इफेक्ट भी नहीं, वीकनेस कह लें, या वट एवर कुछ भी। ये इंडिकेटर जो है ना, ये ब्रोकर का होता है, ये मार्केट का वो नहीं बता रहा। मतलब कि ये जो आपके पास प्राइस चार्ट है ना, ये प्राइस चार्ट ये सेम चल रहा होता है हर जगह पे। अब जो मर्जी ब्रोकर ले लें, ये प्राइस चार्ट ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, ये सेम चल रहा होता है। ये एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड मार्केट है, ये सेंट्रलाइज्ड है ये, ठीक है? ये जो क्यूमुलेटिव डेल्टा होता है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होता। ये इस स्पेसिफिक ब्रोकर का, इसके अंदर जो बाइंग सेलिंग हो रही है ना, ये ब्रोकर के अंदर, ये मेरे पास आईसी मार्केट का ब्रोकर है, इसके अंदर जो बाइंग सेलिंग हो रही है, ये डेल्टा मुझे उसका रिजल्ट दे रहा है, ठीक है? इसको भी हम एज अ वीकनेस नहीं कह सकते, एज अ नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन एहतियात करनी है हमने इस चीज के ऊपर कि हमने जब डेल्टा के साथ जाना है, जब डेल्टा को अप्लाई करना है अपने चार्ट्स के अंदर, तो हमें ब्रोकर, एक हाई लिक्विड ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। हाई लिक्विड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में लोग बाइंग सेलिंग करते हो। एक तो ब्रोकर जो है ना, वो हाई लिक्विड हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि हमें फेक सिग्नल ना मिल सके कोई भी। अब ये एक बहुत लंबा टॉपिक है कि हाई लिक्विड का क्या मतलब है, हाई लिक्विड ब्रोकर का क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। कैसे बताऊं, बताएं जी, कैसे बताऊं कि आपको क्या बताना है? किधर गया जी वो पेंट, ये रहा। एक हाई लिक्विड ब्रोकर है, उसके अंदर करंट टाइम के अंदर इस वक्त जो भी 12:45 हो रहे हैं, ठीक है? 12:45 के अंदर 2000 बायर या सेलर इस वक्त मार्केट में मौजूद था, ठीक है? इन 2000 बंदों में से इन 2000 बंदों में से 1500 बायर से और 500 सेलर से, ठीक है? अब ये थोड़ा सा ना वो टेक्निकल चीज है, यानी कि आपको थोड़ा बारीकी से इस चीज को समझना पड़ेगा। ये रेशो क्या निकल रही है? 1/3 निकल रही है। 1500 और 500 की जो रेशो है, 1/4 है आई थिंक, हाँ 1/4 है ये, 1/4 निकल रही है रेशो, ठीक है? समझ रहे हैं कैसे निकाली रेशो मैंने?
जी सर, आपने बेसिकली टोटल में से डिवाइड कर दिया है, सेलर और टोटल कर दिया। हाँ, ये नहीं कि इनकी रेशो निकाल दी ना, अब वो मैथमेटिकल फार्मूला है। कि ये 1/4 जो है ना वो सेलर थे, और चौथा नंबर सेलर का था, और नहीं 3/4 होगा ना ये, हाँ 3/4 होगा, कि तीसरा ये फिर नंबर बायर्स का हो गया, यानी बायर्स आर, यानी टोटल में से 3/4 आर बायर्स एंड 1/4 आर द सेलर्स। एग्जैक्टली हाँ, देखें ना, अब इंजीनियरिंग आपकी बाहर आई है ना थोड़ी सी तो अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये 2000 बंदे जो भी कर रहे हैं बाइंग सेलिंग, जब भी ये स्प्रेड बन रहा है, मार्केट तो एक ही है ना, मार्केट क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। स्प्रेड जो मार्केट के अंदर जो बनेगा वो सेम बनेगा, इस चीज को समझ लें। जो मार्केट के अंदर बार्स बन रही हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं, उनमें किसी भी ब्रोकर में फर्क नहीं आता, बहुत रेयर चांस होता है कि किसी भी ब्रोकर में फर्क आए थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन डेल्टा क्या है, हर ब्रोकर का अपना अपना है, तो इसलिए डेल्टा की जो फॉर्मिंग होगी उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आ सकता है। वो इस तरह से आ सकता है कि इस ब्रोकर के अंदर 2000 बायर 2000 टोटल नंबर मौजूद था, जिसपे से 1500 बायर से 500 सेलर्स थे। तो हम इस डेल्टा को फर्ज करें कि ये डेल्टा की बार है, तो इसको हम एज अ बायर या पॉजिटिव 1000 का नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं। और इसका स्प्रेड जो है ना, स्प्रेड इसका इतना खुल सकता है, ये डेल्टा की बात कर रहा हूँ। आई होप कि मैं जो मेरा बेस्ट ऑफ नॉलेज है ना, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, कि मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इंशाल्लाह समझा पाऊंगा। अच्छा, एक और ब्रोकर ले लेते हैं, उसके अंदर 1000 बंदा, ये लो लिक्विड ब्रोकर था। लो लिक्विड का मतलब है कि लोग इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करते, लोग इस पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से लोग इसमें हर वक्त थोड़ा सा कम नंबर मौजूद रहता है, ठीक है। इसके अंदर आप फर्ज करें कि 500 बाइंग थी, 500 सेलिंग थी, फर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो बनाएगा डेल्टा की जो, अच्छा मार्केट इस ब्रोकर की भी ऐसी चल रही होगी जैसे इसकी चल रही है, ठीक है। इस वाली जो मार्केट का जो प्राइस चार्ट है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इस नंबर के वजह से डेल्टा की जो फॉर्मिंग होगी, जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है, उसमें जरूर फर्क आ जाएगा। इसका स्प्रेड कम हो सकता है, क्योंकि ये 1000 बंदे की लॉटें लगी हैं और यहाँ पे 2000 बंदे की लॉटें लगी हैं, तो इस वजह से इसका स्प्रेड ज्यादा हो सकता है। अब मैं पॉइंट को पिक किया आपने, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जी जी सर, तो बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपका जो ब्रोकर चूज कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स उनके बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, हाई लिक्विड मतलब एक अच्छा वेल रिप्यूटेड ब्रोकर हो, वेल वेल रिप्यूटेड रिप्यूटेड हो, वो, वेल। हाँ अच्छा ब्रोकर हो, जिसे हम आम जबान में अच्छा ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। उस ब्रोकर को आपने चूज करना है, उसके अंदर आपने इसको एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें फेक सिग्नल बहुत कम मिलेंगे, और इसके बाद एक और काम करना है, हाई लिक्विड पेयर तलाश करना है। कोशिश ये करनी है, ये जो डेल्टा इंडिकेटर है, ये हाई लिक्विड, वेरी हाई लिक्विड जो पेयर्स हैं उनके अंदर आपने यूज करना है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। गोल्ड इज वन ऑफ देम। यूरो यूएसडी। यूरो को गोल्ड, यूरो सर ये यूएस, इंडेक्स सारे। पाउंड यूएसडी। हाँ जी जी, ये बेस्ट है इसके लिए। दूसरे जो पेयर्स है ना, CHF है, JPY है, ऑयल है,
उनमें भी ये काम करता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें ये नाकाम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनमें ये फेल हो जाता है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये एहतियात थोड़ी सी होती है कि हाई लिक्विड पेयर और हाई लिक्विड ब्रोकर, आप इसके अंदर काम करें, ये आपको फेक सिग्नल, रॉन्ग सिग्नल नहीं देगा। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। ये हम लोग पेयर इसमें वो ATR इंडिकेटर यूज करके भी चेक कर सकते हैं ना, इसकी लिक्विडिटी ज़ाहिर है, पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं उससे भी। जी, वो आपकी अपनी मैंने बताया ना कि आप जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स है ना, वो आप अपने एंड पे कर सकते हो। मुझे आपको ये मेथड के बारे में बताना था, ठीक है? ये मेथड, ये आपको मैं मेथड एक बता रहा हूँ, ये कि स्ट्रेटेजी नहीं बताई मैंने आपको, ये एक मेथडोलॉजी है। इस मेथडोलॉजी के अंदर रहते हुए आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है? इसमें 3-4 किस्म से ट्रेड कर सकते हैं, मतलब मैं इसको 3-4 किस्म से ट्रेड करता हूँ। इस क्यूमुलेटिव डेल्टा के होते हुए मैं 3-4 तरीके से ट्रेड कर लेता होता हूँ, ठीक है? अगर यहाँ पे कहीं पे मिल जाए तो मैं आपको एक वो तरीका भी बता दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिलता, नहीं मिल रहा, एक्चुअली मिलता है, यहाँ पे अभी प्रेजेंट नहीं है। सिनेरियो ये होता है कि जब मार्केट रिवर्सल लेने के चक्कर में होती है ना, ऐसे मार्केट गिर रही है, फिर ये रिवर्सल छोटा सा, फिर ये रिवर्सल, अगर इसने ऐसे जाना है तो ये डेल्टा जो होगा ना, ये पहले ही, मार्केट अभी रिवर्स हुई नहीं होगी, मार्केट ने अभी रिवर्स होना होगा, तो ये डेल्टा जो है ना हमें पहले ही बता देता है, बाइंग दिखाना शुरू कर देता है, बाइंग दिखाना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? आइडियल ऐसे नहीं बनता, ऐसे भी जैसे भी बन रहा है ऐसे भी बन सकता है, तो लेकिन ये हमें ये दिखा देगा कि यार बाइंग आ गई है, बाइंग आ गई है, ठीक है? प्राइस उस टाइम भी ना रेंज कर रही होगी या अभी नीचे आ रही होगी, लेकिन डेल्टा पहले ही आपको बाइंग दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है? देन भी आप, अगर आप सेल की ट्रेड में थे तो आप वहां पे टीपी ले सकते हो, ठीक है? और अगर आप सेल की ट्रेड में नहीं थे, देन आप अलर्ट हो जाओगे, यार बाइंग आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो फिर आप उसको कंटिन्यूसली देखते रहोगे, 10-15 बार्स को देखते रहोगे कि आई मीन स्ट्रेंथ के अंदर क्या चीज है, बायर स्ट्रेंथ में है या सेलर स्ट्रेंथ के अंदर है, तो जो भी चीज स्ट्रेंथ में होगी उसके मुताबिक आप ट्रेड में आ सकते हो। एक ये भी स्ट्रेटेजी है। एक मैंने आपको बताई है डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटेजी, ठीक है? एक मैंने आपको बताई डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कैसे देखना है। इस तरीके से ये 3-4-5 ऐसे मेथड हैं जिसके साथ, जिसमें डाटा को ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है? अब आप क्या करें, अगर आप मजीद मजीद इसके अंदर आप वो करना चाहते हैं, जैसे आपने ATR बोला, जैसे आपने वट एवर कोई भी 7 चीजें मिला के आप इसको मजीद इसके अंदर माइक्रोज के अंदर जा सकते हैं कि हाँ यार ये इस जगह पे आके मुझे मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से और मेरी स्ट्रेटेजी के लिहाज से मुझे ये परफेक्ट सिग्नल दे रहा है, तो आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो अपने एंड से। और उसके ऊपर क्या करोगे, आप अमेंडमेंट करोगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके चार्ट बनाएंगे और देन आप प्रेजेंट कर दोगे कि भाई मैंने ये किया, ये मैंने सोचा, ऐसा हुआ और मुझे इसके ये रिजल्ट मिले। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों सूरत में आप हमें रिजल्ट दे ताकि उसको देखा जा सके और उसके अंदर मजीद बेहतरी जो है वो लाई जा सके। ठीक है जी, कुछ आई होप बोर हो रहे होंगे सारे। कैसी बात करती है नहीं सर ये? सर नहीं सर, दिस वाज अ वेरी गुड लेक्चर, वेरी गुड ठीक है, लेक्चर। जबरदस्त। तो अभी बंद करते हैं, क्योंकि मुझे भी ना मेरा पैशन है, मतलब मुझे मजा आता है कि मैं अगर कोई चीज सीख रहा हूँ और वो मेरे लिए अच्छा काम कर रही है तो मैं दूसरों को बताऊं उसके बारे में, ठीक है? मुझे इस चीज का मतलब शौक है, समझ लें। तो इस वजह से मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ कि यार अच्छी चीज़ है, आप भी ट्राई करो, हो सकता है जैसे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं आपको भी इससे भी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए।
तो आप देखें, इंडिकेटर ले, और जो भी दोस्त फारिग हैं वो प्लीज इंडिकेटर इनको भाई को दे दे जो जो मांगता है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना, हम मार्केट प्रोफाइल के ऊपर बेसिक लेक्चर करेंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस मेथड्स के ऊपर जाते रहेंगे। ठीक है जी। किसी को अगर कोई क्वेश्चन या कोई है तो मुझे बताएं, ताकि अगर नहीं है तो भी बताएं, फिर हम क्लोज करें। नहीं सर, आई थिंक यू delivered the lecture beautifully, और thank you for giving us your time. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।